Hello, Assalamu alaikum, my dear students of ninth class. Today we are going to start our topic, that is floods, drought and famine, cloud burst. Although these are all disasters we are going through, and we have to see what are their effects and what are the different mitigation measures we have to take into consideration, we have to follow so that we can lower down the risk, or we can save ourselves from these disasters. We can save ourselves, we can save our family, we can save other people, we can save our animals as well, we can save our property, and all the things that can be harmed, that can be damaged by these disasters. Let us start by having a quick view on some of the images. Here you can see this is an image where these houses are sunken into the water of floods. We will go into the detail, what are floods, what are their effects, and what are the mitigation processes, what are the mitigation measures during and after the flood. Here, this is a second image. You can see the people are sunken into the water, they are drowned into the water, and how to save them, how to get rid of this mess, how to get rid of this disaster. We are going to go into the detail and what will see according to your book. This is a page of your book. You can see here we will have a zoom picture here, a zoom of the picture. Here you can see, my dear students, floods are temporary inundation of large regions as a result of rivers overflowing their banks because of heavy rains, high winds, cyclones, storm surge along coast, tsunami, melting of snow, or cloud burst. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट. ओके, ये जो फ्लड्स है, फ्लड्स किन को बोलते हैं? फ्लड्स ये एक कभी टेम्प्ररी बेस के लिए होता है, परमानेंटली तो नहीं होता है. कुछ टाइम में ऐसा क्या होता है, कभी सैलाब आ जाता है, कभी इनअंडेशन ऑफ लार्ज रीजन्स, बहुत बड़े रीजन्स, बहुत सा बड़ा एरिया आता है. पानी के जद में पानी के नीचे बह जाता है, पानी के नीचे ये संक हो जाता है. ठीक है, या तो इससे क्या होता है, एज ए रिजल्ट ऑफ रिवर्स ओवरफ्लो, या तो वहाँ पे कोई भी रिवर होगा, वो ओवरफ्लो होगा, उसके बैंक से, उसके किनारों से वो ओवरफ्लो हो जाएगा. जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके घरों में टैंकी होती है, जितनी उसमें कैपेसिटी होती है तब तक वो पानी ले लेता है, उसको डाइजेस्ट कर पाता है. लेकिन जूं ही उसके ब्रिम से ऊपर पानी जाता है तो वो ओवरफ्लो हो जाता है. इसी तरह से रिवर्स में जितनी कैपेसिटी होती है उतना वो वाटर उसके अंदर ले सकते हैं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा पानी आ जाएगा वो ओवरफ्लो हो जाएगा. वो वहाँ से निकल के अपने पेरिफेरल एरिया, जो वहाँ पे एरिया होता है, वहाँ पे गिर सकता है, वहाँ पे गिरता है. आई मीन टू से वहाँ पे गिरता है, और जो भी जितना पानी ज़्यादा आएगा उतना जो भी वो एरिया है, कैचमेंट एरिया है, जहाँ जहाँ पे वो जाएगा तो उसको वो नुकसान पहुँचा सकता है. और ये जो फ्लड्स होते हैं ये यूजुअली कैसे आते हैं, इसके रीजंस क्या होते हैं? कभी कभी हैवी रेनफॉल होता है, बहुत ज़्यादा बारिशें हो जाती है, बहुत पानी आता है बारिशों से. कभी बहुत ज़्यादा विंड्स आ जाते हैं, हाई विंड्स आते हैं, उससे भी ये ओवरफ्लो करते हैं, पानी ओवरफ्लो करता है, क्लाउड बर्स्ट हो सकता है. इसी तरह साइक्लोन्स आते हैं. ठीक है, ये दीज आर ऑल्सो द विंड्स. ठीक है, तो इसी तरह स्टॉर्म सर्ज आ सकते हैं, कोस्ट पे स्टॉर्म्स आते हैं, सुनामी आती है, जो ओशंस वगैरह में सुनामी आती है. कभी कभी स्नो मेल्ट होता है या क्लाउड बर्स्ट होता है, उससे ये पानी ओवरफ्लो करता है. जो भी हमारी वाटर बॉडीज़ होती है ओवरफ्लो करके वो प्लेन एरियाज़ में जाता है, और जो भी लो लैंड्स हमारे होते हैं वहाँ पे हमें नुकसान पहुँचाता है. फ्लड्स आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन हैजर्ड्स इन इंडिया. अबाउट 12% ऑफ द टोटल लैंड एरिया इज़ प्रोन टू फ्लड्स. तो इंडिया में इस फ्लड का बड़ा ही खतरा ज़्यादा है. यहाँ पे हमें 12% ऑफ आवर लैंड जो है वो है प्रून, वो है ससेप्टेबल टू दीज फ्लड्स, वो वल्नरेबल है. यहाँ पे 12% ऑफ द लैंड जो है वहाँ पे फ्लड्स आ जाते हैं.
Now we will go to the effects of, here you can see the flash floods. Flash flood क्या होता है, ठीक है. The National Weather Services define a flash flood as a rapid and extreme flow of high water into a normally dry area. कभी कभी इतना जल तेज़ी में इतना ज़्यादा फ्लो होता है पानी का, और वो नॉर्मल जो ड्राई एरियाज होता है उस पे आता है. बहुत ज़्यादा पानी जब आता है तो वो उसको बहा लेता है, ठीक है. रैपिडली कभी इतना ज़्यादा पानी आ जाता है और वो वहाँ पे, और ये जो है ये पानी जो है जहाँ ये बहुत ज़्यादा पानी जमा होता है, इसकी लेवल ऊंची ऊंची हो जाती है. कभी कभी ये 1 स्टोरी, कभी 2 स्टोरीज तक पहुँच सकता है. और जो भी एरियाज, जो भी वहाँ पे जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन होता है वो इसके नीचे दब सकता है, ठीक है. तो व्हाट आर द वेरियस इफ़ेक्ट्स ऑफ द फ्लड्स. इफ़ेक्ट फ्लड्स से होता क्या है, क्या नुकसान होते हैं इससे, ये डिज़ास्टर जो है इससे हमें क्या नुकसान हो सकता है और कैसे इस नुकसान से हम बचेंगे. जब हमें पता चलेगा कि ये नुकसान है तो हम कोशिश करेंगे ये नुकसान हमें ना पहुंचे. क्या हमारे रीजन में जहाँ पे हम हैं, क्या यहाँ पे फ्लड्स आ सकते हैं, ये हमने देखना है बच्चों. आप भी देख लें अगर ऐसा कुछ है तो कौन से हमने बचाव के लिए हमने कौन से मेजर्स करने हैं. दोज आर कॉल्ड द मिटिगेशन मेजर्स. हियर कैजुअलिटी टू लाइव्स ड्यू टू ड्राउनिंग. जब पानी बहुत ज़्यादा हो तो हम उस पानी में डूब सकते हैं, फट सकते हैं हम, ठीक है. उसके अंदर डूबने से भी हमारी जान जा सकती है. डैमेज टू प्रॉपर्टीज़, इस प्रॉपर्टी डैमेज हमारा होता है, हमारा घर तबाह होता है, हमारी बिल्डिंग्स वीरान हो जाती है, गिर जाती है, इस पानी से भी गिर सकती है. रोड्स हमें तबाह हो जाते हैं, हमारी ड्रेन्स तबाह हो जाती है, हमारा सीवेज सिस्टम जो है ये सारा तबाह हो जाता है, डैमेज हो जाता है. कंटामिनेशन, जो भी हम पानी पीते हैं, सपोज हमारे पानी पीने का ज़रिया कोई रिवर है, कोई पॉन्ड है, ठीक है, तो उसकी क्वालिटी जो है वो ख़राब हो सकती है, वो कंटामिनेशन उसमें आ सकती है, ख़राब हो सकता है, ख़राब हो जाता है वो. सेपरेट ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज़, और इस पानी से हम बहुत सारी वाटर बॉर्न डिजीज़ेस होती है जिसमें हमारा टाइफाइड आता है, कॉलरा आता है, जॉन्डिस आता है, वगैरह वगैरह. इवॉल्विंग अप द अनहाइजेनिक कंडीशंस, और इससे अनहाइजेनिक कंडीशंस होती है क्योंकि सीवेज, ब्रेकेज ऑफ सीवेज हो सकता है घरों में, वो गंदगी वगैरह जो मच्छर मक्खियाँ वगैरह वगैरह, इससे हाँ इससे अनहाइजेनिक कंडीशंस आ सकती है जिससे फिर बीमारियाँ हो जाती है. डैमेज टू क्रॉप्स एंड स्टोरेज ऑफ फूड्स, जो हमारे क्रॉप्स होंगे वो डैमेज हो सकते हैं, होते हैं, और शॉर्टेज ऑफ फूड आ सकता है, हमें शॉर्टेज ऑफ फूड हो सकती है, फेमिन आ सकता है. डैमेज ऑफ टॉप सॉइल मेकिंग इट अनफिट फॉर, टॉप सॉइल जो है वो डैमेज हो सकती है क्योंकि इस पानी के साथ केमिकल्स हो सकते हैं, पॉइजनस थिंग्स हो सकते हैं, और हमारी टॉप सॉइल को ख़राब कर सकता है, और इससे हमारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पे या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है असरअंदाज हो जाता है. लॉस ऑफ वेजिटेशन ड्यू टू सबमर्जेंस, जो भी हमारी वेजिटेशन होगी, चाहे वेजिटेबल्स हो चाहे फ्रूट्स हो वगैरह, वो सबमर्ज हो सकते हैं इस पानी में और ख़राब हो सकते हैं. डिसरप्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट ड्यू टू डैमेज ऑफ मेजर, तो पानी ये गाड़ियाँ भी नहीं चल सकती, हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, तो ट्रांसपोर्ट भी हमारा डिसरप्ट हो जाता है. और हमारी कंट्री में, हमारे विलेज में, हमारे टाउन में जहाँ पे भी ये फ्लड्स आते हैं वहाँ इकोनॉमिक लॉस हो जाता है, इकोनॉमिक हार्डशिप्स लोगों को उठाने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी जो हमारी इकोनॉमी को जनरेट करती है, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी, जैसे कि टूरिज़्म है, ठीक है, तो वो उस पे वो असरअंदाज होता है, उससे वो हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकती, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकती है, हमें बिल्डिंग्स को रिकॉस्ट करना पड़ता है, रीबिल्ड करना पड़ता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को, ठीक है. फूड शॉर्टेज हो के हमने फूड ये एक्सपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है, तो सॉरी इंपोर्ट करना पड़ता है बाकी जगहों से, हम हमारा एक्सपोर्ट ये बंद हो जाता है. इसी तरह इसका अपना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है. फ्लड्स से बहुत सारे लोग ट्रॉमा में आ सकते हैं, हार्ट अटैक्स हो सकते हैं, डेथ्स हो सकती है, सीरियस इंजरीज हो सकती है, मेंटल लॉस हो सकता है. दीज आर द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स ऑफ
floods. Now what we have to do to save ourselves, to have the what are the mitigation measures. सबसे पहले floods आने के लिए हमने रुकावट बनानी है. We have to make embankments. हमें flood walls बनाने हैं, create करने हैं. ठीक है, तो जो पुराने ज़माने से आता है, आप भी देख सकते हैं, जो हमारी वाटर बहुत सारी जगहों पे वाटर बॉडी जो है वहाँ पे हमने बंड्स लगाए हुए हैं, वॉल्स लगाए हुए हैं, ताकि जो पानी है वो ओवरफ्लो जल्दी ना हो सके, क्योंकि बैंक बनने से रुकावट बन जाती है और वो पानी बाहर नहीं आ सकता है. शॉर्टेज रिजर्वेयर्स, तो हमने क्या करना है, जो भी रिजर्वेयर है, चाहे हमारा पॉन्ड्स हो, फ्लड चैनल हो, कोई भी वाटर बॉडी हो, तो हमने उसकी क्लीनिंग करनी है, हमें उसको साफ़ करना है. ठीक है, तो वो साफ़ इसलिए करना है ताकि वो हमारे पानी को स्टोर कर सके. उससे नीचे जो है बिफोर मानसून्स, ये तो हमें कभी भी करना है. यूजुअली जब भी हमें रेनी सीज़न आने वाला होता है, इंडिया में मानसून रेन्स आने वाली होती है, उससे पहले ही हमने अपने रिजर्वेयर्स को साफ करना है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी अपने आप में रोक सकें. कंस्ट्रक्शन ऑफ हायर एरियाज़, तो हमने जो फ्लड प्रोन एरियाज़ होते हैं, ठीक है, जहाँ पे फ्लड्स आने का खतरा होता है, वहाँ पे हमने लो लैंड्स में नहीं बल्कि अपर लैंड्स में, हाई एरियाज़ में, एलिवेशन पे हमने कंस्ट्रक्शन करनी है. रिटेंशन बेसन्स इसको क्या बोलते हैं, जहाँ पे हमारे वाटर बॉडीज़ है, जिस तरह से हम वॉल्स लगाते हैं, इसी तरह एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो रिटेंशन बेसन जिसको हम बोलते हैं, इनको हम रिंग बंड्स भी बोलते हैं. इस तरह से आई कैन शो यू ए फिगर हेयर. ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं, ये दीज आर द रिटेंशन रिजर्वेयर्स, या ये जिसको हम बोलते हैं रिंग बंड, इसको बोलते हैं हम. रिंग बंड से भी हम इस फ्लड को रोक सकते हैं, इसके इफ़ेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं. फ्लड जोनेशन मैपिंग, पहले ही हमने मैपिंग करनी है, पहले ही हमने सर्वे करनी है, जिससे हम उन एरियाज़ को पहले ही रिस्क प्रोन एरियाज़ बना सके कि यहाँ पे फ्लड आ सकता है, कि ये जब यहाँ पे हम बारिशें होंगी या कोई और, तो यहाँ पे फ्लड्स आ सकते हैं. हमने उन एरियाज़ को पहले ही मैपिंग करनी है, उनकी सर्वे करनी है. लोगों को पता चलना चाहिए हम किस रिस्क जोन में आते हैं. लैंड यूज़ प्लानिंग, तो जब भी हमें कंस्ट्रक्शन करनी हो या कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क करना होगा, तो हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है. पूरी प्लानिंग के साथ अगर हमने यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसा, जैसे कि हमने अर्थक्वेक्स में पढ़ा, ओके, तो वहाँ पे हमने देखा कि फॉर एग्जांपल आवर जम्मू एंड कश्मीर, इट बिलोंग्स टू द साइस्मिक जोन 4 and 5. तो हमारी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कैसी होगी, किस तरीके से कंस्ट्रक्शन हमारी होगी, उस तरीके से हमने लैंड यूज़ प्लानिंग करनी है. ठीक है, तो इसके बाद वी हैव टू सी सम, ये हमने पहले भी पढ़ा, तो हमने रखना है ख्याल दिस अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन. तो हमने लोगों को अवेयर करना है, लोगों को इस चीज़ की मालूमात देनी है. ठीक है, तो इस पे हमें एम्फेसाइज करना है, फ्लड वार्निंग्स देनी है. टेलीविज़न से हम दे सकते हैं, न्यूज़पेपर से दे सकते हैं, रेडियो से, इंटरनेट से, और जो भी हमारे इस वक्त सोर्सेज है, सोशल मीडिया वगैरह, तो उससे हम लोगों तक ये खबर पहुंचा सकते हैं कि कोई एरिया फ्लड प्रून है, तो यहाँ पे फ्लड आ गया है. अगर ऐसा ऐसी कोई भी आफत हो, तो हमने लोगों को अवेयर जल्दी करना है, या इससे पहले भी उनको बोल देना है कि आप किस रिस्क एरिया में है. इस चीज़ की अवेयरनेस लोगों को पता होना चाहिए. अब अगर कोई फ्लड इमरजेंसी हो गई, तो हमने क्या काम उस वक्त करना है. ठीक है, आइडेंटिफाई सेफ प्लेस, हमने आप आइडेंटिफाई करना है कोई सेफ़र प्लेस जहाँ पे हम रहते हैं. यहाँ पे तो फ्लड आ जाएगा, तो हमने जल्दी से शिफ्ट करना है वहाँ पे, और उस एरिया में जहाँ पे कम इफ़ेक्ट हो, जो दूर कोई प्लेस हो जहाँ तक हम पहुँच पाए, वहाँ पे जाने की कोशिश करनी चाहिए. तो हमने गैदर इस एसेंशियल आइटम्स टुगेदर, हमने कुछ एसेंशियल आइटम जिसमें हमारी क्लोथिंग आती है, वार्म क्लोथिंग, ब्लैंकेट्स आते हैं,
हमारी मेडिसिन वगैरह, टॉर्च है, फूड सप्लाईज कुछ है जो भी हम उठा सकें, मोबाइल फ़ोन अपने हैं तो उसको हम उठा सकें, जितना हम उठा सकें उसको साथ उठाएंगे और मूव करेंगे वहाँ से। टर्न ऑफ गैस, तो हमने घर में जो गैस सिलेंडर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई है, वाटर सप्लाई है, उनकी गेट वॉल्व्स जो है वो बंद करने हैं, स्विच ऑफ करनी है, वो हमने डिस्कनेक्ट करने हैं। इलेक्ट्रिकल आइटम्स को या भी वैल्यूएबल थिंग्स जो हो वो हमें हमें चाहिए, जितनी हमारे बिल्डिंग में, हमारे घर में हाई पोजीशन हो, वहाँ पे 3rd स्टोरी है, 4th स्टोरी है, 1st फ्लोर है, जहाँ जो भी हमें वहाँ पे हमें उसको लेना चाहिए। तो फ्लड से मर भी सकते हैं, मर भी नहीं सकते हैं तो, लेकिन मर भी सकते हैं। इसको हमने बहुत सीरियसली लेना है फ्लड्स को। तो हमने फ्लड के दौरान हमें बाहर नहीं जाना है, पानी लगे हमें यहाँ पे कम डेप्थ है, नहीं, हमने वो रिस्क नहीं लेनी, हमें बिल्कुल भी पानी पे चलना नहीं है। तो हमें वेट फॉर द इमरजेंसी, हमें इमरजेंसी सर्विस का वेट करना है ताकि वो हमें इंश्योर करे, ठीक है, हम कैसे एवैक्यूएट हो जाए, हम कैसे उस आफत से निकल पाएँ अगर हम फंस गए हैं। फॉर द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यू हैव टू स्टे ट्यून्ड टू द लोकल रेडियो, क्योंकि रेडियो जो है वो बहुत टाइम तक, टेलीविज़न से भी ज़्यादा बहुत टाइम तक हमारे साथ ट्यून्ड रहता है। तो हमने न्यूज़ सुननी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवास्टेशन है उत्तराखंड में इस फ्लड से। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के फ्लैश फ्लड्स आप देख सकते हैं। ये है गंगेटिक प्लान में जो फ्लड्स आए हैं, इसी तरह 2005 में जो मुंबई में फ्लड्स आए उसका ये। नाउ वी विल गो टू द सेकेंड डिज़ास्टर, दैट इज़ ड्रॉट एंड फेमिन। ड्रॉट कहते हैं उस ठीक है, ड्रॉट यूजुअली कहते हैं अगर हमें शॉर्टेज ऑफ वाटर हो, बहुत टाइम तक बारिशें ना होंगी, तो जो भी हमें इवन वाटर की स्कैरसिटी होगी, हमें पीने के लिए पानी नहीं मैसर होगा, हमारे एग्रीकल्चर के लिए पानी नहीं मिलेगा, हमारा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है वो ज़ाया हो जाएगा, बिल्कुल हमें कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए, जो एग्रीकल्चरल वेस्ट पानी भी। इससे फिर क्या होता है, इससे हमें फेमिन आ सकता है, इससे हम मर सकते हैं, कहत साली हो सकती है। जब कुछ नहीं मिला तो हम खा कह सकते हैं, पी कह सकते हैं, ठीक है। ड्रॉट कैन बी डिफाइंड एज अ लैक ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर फॉर एन अनयूजुअली लॉन्ग पीरियड। बहुत टाइम के लिए हमें पानी नहीं मिलेगा, बारिशें नहीं हो जाएंगी तो ड्रॉट आ जाएगा। ड्रॉट इज एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ मंथ और ईयर व्हेन ए रीजन नोट्स अ डेफिशिएंसी इन इट्स वाटर सप्लाई वेदर सरफेस और अंडरग्राउंड। तो हमने सरफेस वाटर नहीं मिला, रेन वाटर्स नहीं है, और अंडरग्राउंड वाटर जो है उसका भी वाटर टेबल बहुत नीचे गया हो, वो भी पानी हमें मैसर ना, हमारे कुएं जो है, हमारा जो ट्यूबवेल्स वगैरह वो भी खुश्क हो गए, ऊपर से बारिशें भी नहीं हो गई, तो हमें बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाएगी पानी की, जिससे हमारा इकोसिस्टम पूरा तबाह हो सकता है, हो जाता है, ठीक है। ड्रॉट इफ टेक्स प्लेस कैन ऑकर फॉर ईयर्स टुगेदर, बट इवन ए शॉर्टेज इंटेंस ड्रॉट कैन कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज एंड डिस्टर्ब द लोकल इकोनॉमी। तो अगर ये बहुत टाइम तक हो जाएगा तो आप जान सकते हैं व्हाट आर द रिपरकशंस, तो रिजल्ट्स क्या होंगी, लोग मर जाएंगे, पानी की बूंद को तरस के वो मर जाएंगे, ठीक है। इसी तरह भूखे मर जाएंगे, दैट इज़ ड्रॉट। और ये ड्रॉट कभी शॉर्ट पीरियड के लिए आ सकता है, तो कभी ये बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए भी आ सकता है। शॉर्ट पीरियड के लिए हमारा लोकल इकोनॉमी जो है होगी उस पे इम्पैक्ट आ जाता है। और इसी तरह से तो जितना ज़्यादा पीरियड के लिए ड्रॉट रहेगा उतना हमें इसके सीवियर रिजल्ट्स देखने पड़ते हैं। तो ये जो ड्रॉट है, ठीक है, तो ड्रॉट के फेमिन इज़ वाइड सेपरेट स्कैरसिटी ऑफ फूड कॉज्ड बाय सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग क्रॉप। तो ये फेमिन जो है जो ड्रॉट की वजह से आ जाता है। ड्रॉट जब बिल्कुल बारिशें नहीं होगी, हमारी ज़मीन सूखी होगी। हियर यू कैन सी टू फार्मर्स, यहाँ पे पोअर फार्मर्स देख रहे हैं आप अपनी ज़मीन में, ये क्या करते हैं, ये बेचारे परेशान हैं, ठीक है, ये बेचारे परेशान हैं, देख रहे हैं कि हमारी ज़मीन जो इसमें पानी नहीं है तो कैसे एग्रीकल्चर हो सकती है, तो खाएंगे क्या। तो ये जो है इसमें सिक्योरिटी बिल्कुल
फूड की स्कैरिसिटी हो जाती है, ठीक है, फूड सिक्योरिटी हमारी ख़त्म हो जाती है, क्रॉप फेलियर हो जाता है, ठीक है। इसी तरह पॉपुलेशन अनबैलेंस्ड होती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो है वो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वहाँ पे कुछ काम नहीं कर पाती है। ड्रॉट रिजल्ट्स इन शॉर्टेज इन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन देयरफॉर कॉजिंग फूड शॉर्टेज दैट कैन लीड टू द famines are caused either or by both of the following reasons। ये दो रीजंस है कि कब हमें फेमिन आ सकता है, ठीक है। ड्रॉट जब होगा तो उसके साथ फेमिन भी होगा, जब वाटर शॉर्टेज होगी तो फूड शॉर्टेज डेफिनेटली हो जाए। दीज आर द कॉज एंड इफेक्ट यू कैन से द हेयर। तो क्या रीजंस है? डिक्लाइन इन द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, फूड हमें नहीं मिला, डिक्लाइन हो गया फूड हमारा, फूड अवेलेबिलिटी हमारी डिक्रीज़ हो गई, डिक्लाइन हो गई, तो फेमिन आ सकता है, आ जाता है। रिडक्शन इन पीपल्स एक्सेस टू दियर फूड अवेलेबिलिटी टू एक्वायर फूड, लोगों के पास एक्सेसिबिलिटी नहीं रहती है अपने फूड तक पहुंचने की, या तो फूड इनको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, इनके पास इतने पैसे नहीं है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं है कि वो उसका अरेंजमेंट कर सके, इस वजह से लोग मर जाते हैं। व्हाट आर द दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रॉट, ठीक है। इट बिल्ड्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वेरिंग फ्रॉम, जो ये ड्रॉट है ये तो कभी मंथ्स के लिए आ सकता है, कभी ईयर के लिए आता है। जितना ज़्यादा इसका पीरियड होता है उतना ज़्यादा ये सीवियर होता जाता है। इट डज़ नॉट हैव ए वेल डिफाइंड, और ये भी हमें पता नहीं है कि ये कब आ सकता है, इसका कोई वेल डिफाइंड स्टार्ट नहीं है, इसकी कोई वेल डिफाइंड एंडिंग नहीं है, ठीक है। जब तक ये पानी की बारिशें नहीं होंगी, बहुत टाइम तक बारिशें नहीं होंगी, तो ड्रॉट एंड फेमिन स्टार्ट हो गया, बारिशें होगी तो एकदम से ये ख़त्म हो सकता है। इट कैन ऑकर इन ए स्मॉल एरिया एंड कैन इवन सेपरेट टू ए वाइड रीजन, ये एक छोटे से गांव तक ही महदूद हो सकता है, या तो ये वाइड रेंज, ये तो कभी कभी एक कंट्री को भी अपनी जद में ले सकता है। दीज आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रॉट। ड्रॉट जो है इसके कुछ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट्स है इन्वायरमेंट पे, एग्रीकल्चर पे, हमारी हेल्थ पे, हमारी इकोनॉमी पे, हमारे सोशल सेटअप पे, ठीक है। तो कौन से इफेक्ट्स है? इट diminishes crop growth and reduces grazing grounds for livestock, तो इससे क्रॉप ग्रोथ खत्म, पानी नहीं मिला पेड़ों को तो पेड़ क्या पिएंगे, वो जल जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह ग्रेजिंग ग्राउंड जो हमारे कैटल के लिए वो भी ख़त्म हो सकता है। डस्ट स्टॉर्म्स रिजल्टिंग फ्रॉम डेजर्टिफिकेशन एंड, डस्ट स्टॉर्म्स आ सकते हैं, आ जाते हैं डस्ट स्टॉर्म्स जब हमें डेजर्टिफिकेशन होगी, क्योंकि जब मॉइस्चर नहीं रहेगा सॉइल में तो डेजर्टिफिकेशन हो जाती है, तो इरोजन, सॉइल इरोजन होता है, सॉइल इरोजन से डस्ट स्टॉर्म्स आ जाते हैं। फेमिन ड्यू टू लैक ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, जब पानी नहीं मिला हमारे लैंड्स को इरिगेट नहीं कर पाए हम, तो उससे फेमिन आ जाएगा, कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं आएगा, उससे कहत होगी, लोगों को कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन अफेक्टिंग बोथ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, तो हैबिटेट जिसमें हमारा एक्वेटिक लाइफ है, हमारा टेरेस्ट्रियल लाइफ है, जो भी हमारी वहाँ पे प्लांट एंड एनिमल लाइफ है, तो वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है। बहुत सारे एनिमल्स मर सकते हैं, प्लांट सूख जाते हैं, इस तरह लोग मर जाएंगे, तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस होते हैं। मल न्यूट्रिशन, डिहाइड्रेशन एंड रिलेटेड डिजीजेस, बहुत सारी बीमारियां होती है, मल न्यूट्रिशन है, जैसे कि हमें कुछ नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी सुकड़ जाएगी। डिहाइड्रेशन, पानी नहीं मिला तो हमें पानी की ज़रूरत है, कोई भी प्रोसेसेस वो बॉडी की प्रोसेसेस करने के लिए डिहाइड्रेशन हो गया, उससे बहुत सारी बीमारियां हो, लोग बीमार हो जाते हैं। मास माइग्रेशन, बहुत सारे जब भी कहीं पे ड्रॉट आ गया तो वहाँ पे लोग माइग्रेट हो जाते हैं, तो रिजल्टिंग इन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, तो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है कहीं पे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। जो शिफ्टेड एरिया, जो ये खाली एरिया हो गया और जहाँ पे उनने शिफ्ट किया, डिस्प्लेस हो गए, वहाँ पे इंटरनल प्रॉब्लम्स हो जाती है। रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ड्यू टू रिड्यूस्ड वाटर फ्लो, जब वाटर फ्लो नहीं होगा ठीक तरीके से तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे तो असर होगा ही नहीं, तो पानी नहीं है तो बिजली नहीं बन सकती है। शॉर्टेज ऑफ वाटर फॉर इंडस्ट्रियल यूजर, इंडस्ट्रीज़ में जो पानी की ज़रूरत है वो नहीं मिलेगी तो इंडस्ट्रीज ठप हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। स्नेक माइग्रेशन एंड इंक्रीज इन स्नेक, तो स्नेक्स निकल जाते हैं ज़मीन के अंदर से, स्नेक्स बाहर आ जाते हैं, ठीक है, उससे स्नेक बाइट्स का भी बहुत ज़्यादा खतरा है। और हमने
पढ़ा ऑलरेडी कि स्नेक बाइट भी कैसे एक मैन से। सोशल अनरेस्ट हो जाता है, सोशली लोग बिल्कुल साइकोलॉजिकल डिप्रेशंस वगैरह वगैरह, लोग एक दूसरे के साथ सही नहीं रहते हैं, वो ये बहुत सारा सोशल अनरेस्ट इससे आ सकता है। वॉर ओवर नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग वाटर एंड फूड, तो फूड और वाटर के लिए इवन लोग जंग तक पहुंच सकते हैं। वाइल्ड लाइफ एंड मोर कॉमन ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ ड्रॉट, दिस फॉरेस्ट फायर्स, वाइल्ड फायर्स, ठीक है, वाइल्ड फायर्स आ जाती है जब ड्रॉट होता है, तो वाइल्ड दीज फॉरेस्ट फायर्स आ जाते हैं। व्हाट आर नाउ द मिटिगेशन टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ ड्रॉट expect to happen in the future? Emphasis is required to be made on preparedness and mitigation. The first step to broad mitigation is to identify areas and ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने देखना है जब भी कोई ड्रॉट आ गया तो हमने देखा या कोई ये फेमिन आ गया तो हमने क्या कौन से ये करने हैं, कौन सी चीज़ें करनी है, को किस एरिया में ड्रॉट आ गया हमने क्या करना है, व्हाट आर द वेरियस मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, चेक डैम्स, तो हमने देखा दिस ड्रॉट जो है ये कैसे आ जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे भी ज़रूरी कंस्ट्रक्शन डैम्स बनाने हैं ताकि हम वाटर को स्टोर कर सके। वहाँ पे हम फ्लड्स में हमने देखा हमने कंस्ट्रक्शन, हम डैम्स वहाँ पे वॉल्स कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, यहाँ पे हम डैम्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ताकि हम इस वाटर के फ्लो को जो है वो रोक सकें और हम अपने लिए इसको स्टोर कर सकें। तो जब भी बारिशें नहीं हो जाएंगी तो हम इस पानी को यूज़ कर सकते हैं। वाटर शेड मैनेजमेंट, वाटर शेड हमने मैनेज करना है, कैसे हम अपने पानी को बिल्कुल प्रॉपर एडुकेट यूज़ कर सकते हैं फॉर आर ड्रिंकिंग पर्पस, फॉर द इरीगेशन पर्पस एट्सेट्रा। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप फॉर ड्रॉट अफेक्टेड एरिया, जहाँ पे ड्रॉट आ जाता है वहाँ पे हम उन क्रॉप्स को लगाएं जो ड्रॉट रेजिस्टेंट हो, जिनको उतना पानी की ज़रूरत नहीं होगी जितना बाकियों को होता है, वो प्लांट्स ग्रो करेंगे। जैसे कि ये जो कैक्टस वगैरह वगैरह जो थॉर्नी ये बुश होते वगैरह, वो या वैसे ही कोई क्रॉप्स है जो हम जहाँ जो ड्रॉट रेजिस्टेंट हो, जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, वो हम वहाँ पे लगा सकें। सॉइल कंजर्वेशन टेक, हम अपनी सॉइल को कंजर्व कर सकें। रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन एंड कटिंग ऑफ फायर वुड इन इफेक्टेड एरिया, हमें डिफॉरेस्टेशन को रोकना है, ज़रूरी डिफॉरेस्टेशन रुकेगी तो हम ड्रॉट भी नहीं आ सकता है। एजुकेशन एंड अवेयरनेस टू द लोगों को हमें अवेयर करना है, ठीक है। रिवाइवल ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम, ये इन्हीं को हमने जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है, ट्रेडिशनल सिस्टम है, जिससे सपोज हमने देखा इससे हमें ड्रॉट आ सकता है, हमने उसको एग्जिस्टिंग सिस्टम को रिवाइव करना है ताकि हम उसको नई नॉलेज, नई दिस टेक्नोलॉजी के ज़रिए से हम इसको ड्रॉट प्रून ड्रॉट रेजिस्टेंट बना सकते हैं, ठीक है। द ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर शुड बी रिवाइव्ड एंड स्ट्रेंथेन्ड लाइक कैनल्स, टैंक्स एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल इन जम्मू एंड कश्मीर कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिफिशियल ponds locally called as the छप्पड़ in Kandi belt, especially in villages, are quite predominant. The existing ponds must be maintained and desalted regularly. ठीक है, हमने वो कंस्ट्रक्शंस करनी है, पॉन्ड्स बनाने हैं जहाँ पे हम रिटेन कर सके पानी को और उनको रेगुलरली क्लीन भी करें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो बहुत ज़रूरी है, जितना पानी हो जाए उसको वेस्ट ना होने दे, बिल्कुल प्रॉपरली हर एक घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए। पानी में बारिशों का पानी ज़ाया नहीं होना चाहिए, बल्कि जो भी हमारे छतों से उसको प्रॉपर हार्वेस्टिंग सिस्टम के पाइप्स के ज़रिए से, ठीक है, पीवीसी पाइप्स के ज़रिए से एक टैंकर लगा सकते हैं, टैंकी लगा सकते हैं जिसमें ये पानी हम स्टोर कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स को कंस्ट्रक्ट करें ताकि वाटर को स्टोर करें। डिसैलिनेशन, हम जो भी सॉल्ट वाटर होगा उसको डिसैलिनेट करें, उससे साल्ट्स निकाल के हम उसको यूज़ कर सकते हैं, वो टेक्निक्स होनी चाहिए। हमें मॉनिटर करना है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी है कि हमारे, ठीक है, जो हमारी ये क्या कहाँ पे लेवल आ गई, कितने टाइम तक बारिशें नहीं हो सकती है, हम कैसे अपने लोगों को ऑलरेडी इससे ये अर्ली इन्फॉर्मेशन दे, वार्निंग दे, पानी को कम इस्तेमाल करें, कम यूज़ करें, जितना चाहिए उतना ही सस्टेनेबल यूज़ हो उसका, ताकि हम ड्रॉट जैसी प्रॉब्लम से बच सकें। लोगों को बिल्कुल अवेयर करें इस बारे में,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। क्रॉप इंश्योरेंस गवर्नमेंट को भी यहाँ पे ये उनका बनता है, ज़रूरी बनता है ये कि वो लोगों को यहाँ पे इंश्योर करे कि जब भी कोई क्रॉप स्टोरेज हो तो उसके बदले में गवर्नमेंट उनको कंपनसेशन देगा, और जहाँ तक पॉसिबल हो जाए उनकी वाटर शॉर्टेज को भी दूर कर सकते हैं। नाउ क्लाउड बर्स्ट इसी के रिलेटेड है। कहीं कहीं पे क्या हो जाता है, कभी अचानक से कोई क्लाउड बर्स्ट हो जाता है। जैसे कि क्लाउड से हम जानते हैं प्रेसिपिटेशन होती है, लेकिन कभी कभी क्लाउड बर्स्ट हो जाता है। ऐसी कोई इंटरनल प्रोसेसेस जो इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे आगे। तो क्लाउड बर्स्ट हो जाता है और एकदम से पानी नीचे आता, बहुत क्वांटिटी में पानी नीचे आ जाता है, और जिस एरिया में भी वो आ जाते हैं वहाँ पे फ्लड्स आ जाते हैं। जो हमने ऑलरेडी फ्लड में मिटिगेशन प्रोसेस करनी वो भी वही हमने देखनी है। तो जहाँ पे द मैक्सिमम ओवर रिकॉर्डेड रेनफॉल इन लेह में हमने देखा 96.2 मिलीमीटर एक बारिश हुई। 24 आवर्स में 96.2 मिलीमीटर्स बारिश हो गई 1933 में। उससे क्लाउड बर्स्ट की वजह से एकदम से 96.2 मिलीमीटर्स सिर्फ एक दिन में बारिशें हो गई, ठीक है, जो एक क्लाउड बर्स्ट था, ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं देयर और वेरियस क्लाउड बर्स्ट। यहाँ पे ये दिस इज एन इमेज ऑफ ड्रॉट। जब ड्रॉट, ये हमारा पैडी फील्ड है, आप देखते हैं पैडी फील्ड थ्रू आउट द पीरियड, थ्रू आउट द ग्रोइंग सीजन पानी होना चाहिए। यहाँ पे पानी नहीं है तो ये पेड़ सूख जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो क्लाउड बर्स्ट में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे द क्लाउड बर्स्ट यील्डिंग 250 मिलीमीटर रेनफॉल विद इन एन आवर। एक घंटे में कभी 255 मिलीमीटर पानी निकल गया इस क्लाउड से, तो उससे ये फ्लैश फ्लड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे लोग मर जाते हैं, हमारी प्रॉपर्टी लॉस हो जाता है, हमारा एनिमल्स लॉस हो जाते हैं, ठीक है। बिल्डिंग्स हमारी बिल्कुल रेज्ड हो जाती है, कम्युनिकेशन लाइन स्नैप हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, ठीक है। जो क्लाउड बर्स्ट है इट्स ए डेंजरस वेदर इवेंट इन विच द हैवी रेन्स ऑकर ओवर ए लोकलाइज्ड एरिया एट ए फास्टर रेट। बहुत ही कम टाइम के लिए बहुत ज़्यादा पानी नीचे आ जाता है, और जहाँ जहाँ से भी वो आता है वहाँ पे उसको ख़राब कर देता है, बिल्कुल तबाह कर देता है। यहाँ पे हम इंडिया में देखते हैं क्लाउड बर्स्ट्स आते हैं मॉनसून सीजन्स में, हमारे हिमालयन रीजन में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हमारा क्लाउड बर्स्ट आ जाता है, ठीक है। जिसमें हमारा आसाम है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, वहाँ से वेस्टर्न घाट्स पे हमारे क्लाउड बर्स्ट्स आ जाते हैं, और क्लाउड बर्स्ट से फ्लड्स आ जाते हैं, लैंडस्लाइडिंग होती है, जिसमें जो हमने मिटिगेशन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जो ये हमारे रिवर्स होते हैं उनमें ये पॉन्डिंग होती है, ओवरफ्लो हो जाता है, मड फ्लो हो जाता है, ठीक है। इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाती है हमारी बिल्डिंग्स, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी कम्युनिकेशन लिंक्स बिल्कुल टूट जाती है, ठीक है। क्लाउड बर्स्ट लीड टू सडन फ्लैश फ्लड्स, ये मड स्लाइड्स होते हैं, डिब्रेस स्लाइड्स होता है। इट इज़ बिकॉज नेसेसरी टू फॉलो द सेम मिटिगेशन मेजर्स एज वी हैव फॉलोड इन केस ऑफ फ्लड। हमने वही मिटिगेशन मेजर्स यहाँ पे देखने जो हमने फ्लड्स में देखे हैं, लैंड स्लाइडिंग में देखी है, ठीक है, हमने वो फॉलो करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लाउड से रेन आती है, सीधे सिंपल प्रेसिपिटेशन हो जाती है, और यहाँ क्लाउड बर्स्ट होता है एकदम से। देखेंगे आप, ये इट लुक्स लाइक ए पिलर, ये एक पिलर जैसा लगता है, जो यहाँ पे दिस लुक्स लाइक ए पिलर, इट्स नॉट ए पिलर, ये एकदम से पानी नीचे आ जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे बारिश हो जाती है, ये बारिश हमारे लिए फ्रूटफुल होती है, और ये वाली बारिशें जो है ये हमारे लिए हर एक लिहाज से ख़तरनाक हो जाता है। यहाँ यू कैन सी अनदर क्लाउड बर्स्ट, ये भी एक क्लाउड बर्स्ट है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल रिगार्डिंग द टॉपिक।